Hello friends, my name is Dr. Sanjay, फैकल्टी एट डॉक्टर अमित आयस अकेडमी। और आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये हमारी टुडे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज है बाय द डॉक्टर अमित आयस अकेडमी, जिसमें हम दो या तीन टॉपिक ऐसे डिस्कस करते हैं जो प्री और मेंस के लिए बहुत यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारी सीरीज नंबर 47 है। हमारा टारगेट है 300 टॉपिक्स एटलीस्ट कवर करने का हमारा एक प्रकार से उद्देश्य है। और मेरे बारे में, माय नेम इज़ डॉक्टर संजय, मैंने एमबीबीएस किया हुआ है और मैं अभी करेंटली बीएल कपूर हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ और मैंने यूपीएससी 3 टाइम्स अपीयर हुआ हूँ। और प्लीज़ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो एससीएस का हमारा 2020 उनका नया बैच है वो 21 जन से स्टार्ट हो चुका है, मंडे टू फ्राइडे 2 PM to 4:30 PM, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू। और हमें हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर दो वर्ड्स का यूज किया गया, जेनेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो कहीं जेनेटिक लेवल पे अगर आपको इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसे आप कह सकते हो बेसिकली इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। So genetic engineering also called as genetic modification or genetic manipulation. It is direct manipulation of organisms genes using biotechnology. So this is a component of biotechnology. हमने पहले TIT सीरीज में हमने देखा है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, सो इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स यूज टू चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए सेल, इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ genes within and across the species boundaries to produce improved and novel organism। जो कि हमारी डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म या डिजायर्ड ट्रेट होते हैं, उसके लिए हम जीन्स को ट्रांसफर करते हैं। एक स्पीसीज का जीन लिया, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं कि एक जैसे लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी देखा जो बीटी बैचलर्स थेरेंजिसिस, जो जीन, जिसका जीन बैक्टीरियम का जो जीन है वो उसके अंदर इंसेक्टिसाइडल पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। तो उस जीन को हमने अगर ट्रांसफर किया है किसी कॉटन के अंदर, तो वो कॉटन के अंदर भी ऐसा ही सिम्टम प्रोड्यूस होंगे बिकॉज ऑफ जो एंडोटॉक्सिन है। अब वो कॉटन जो प्लांट है उसमें मेकअप करेगा या उस पर अपना एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण उसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज आएंगी। सो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वर बेस्ड बाय Paul Berg in 1972 by combining DNA from the monkey virus SV40 विथ लैम्डा वायरस। तो ये इनका फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो कि बेसिक बनाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो 1972 में पॉल बर्ग है। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज जनरेटेड थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग कंसीडर्ड एज द जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड रिजल्टेंट इंटायर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने लास्ट अपने सीरीज में हमने देखा कि हमने डिटेल में पढ़ा कि कैसे जीएम क्रॉप्स होती हैं या जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उसका एक तरीका होता है बनाने का जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। द फर्स्ट जीएमओ वाज बैक्टीरियम जनरेटेड बाय हर्बर्ट बॉयर एंड कोहेन। हम जैसे कि बॉयर एंड कोहेन को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना एक प्रॉपर स्टडी की थी बैक्टीरियम के ऊपर। ठीक है, अनदर साइंटिस्ट रुडोल्फ जेनिस जो है क्रिएटेड द फर्स्ट जीएम एनिमल। जो फर्स्ट जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो बॉयर और कोहेन ने बनाया, बट जो रुडोल्फ जेनिस है उन्होंने फर्स्ट जीएम एनिमल बनाया जिसमें इंसर्टेड फॉरेन डीएनए इनटू माउस इन 1974। ठीक है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आप इसमें दो तीन साइंटिस्ट के नाम आए हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा, वो आपको प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। ओके, प्रोसेस पे हम डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इलॉबरेट फील्ड होती है। बस इसमें जो सिंपल होता है 4 स्टेप प्रोसेस होती है एक्चुअली। हमने जीन को आइसोलेट किया, जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको हमने क्लोनिंग किया, उसको हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई। मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद हम उस डीएनए को होस्ट डीएनए में इंसर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड या बैक्टीरियम, जो भी हम उसमें अब वेक्टर, उसे वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर मतलब जो अपने डीएनए को, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको होस्ट में इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो आपको उसको डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बता 4 प्रोसेस होती हैं, इनको ध्यान रखिए बेसिक लेवल पे।
तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इतने ज़्यादा फेमस हो रही है तो इसका एप्लीकेशंस क्या है। तो इसके कई लेवल पे एप्लीकेशंस हम इसको देखते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मेडिसिन के फील्ड में या मेडिकल साइंस में है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशंस है। वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज मास प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इन बैक्टीरियम। ये जो ह्यूमन इंसुलिन है इसको प्रोड्यूस कर, हमने पिछले टॉपिक में देखा कि हमने इकोलाई के साथ इंसर्ट करके हमने मास स्केल पे हमने प्रोडक्शन किया था इंसुलिन का। सो दैट इज पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो दिस एप्लीकेशन हैज नाउ बीन अप्लाइड टू ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, follicular stimulating hormone, human albumin, monoclonal antibodies, uh, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, वैक्सीन्स एंड मेनी अदर ड्रग्स। सो आपको ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर हम मेडिकल साइंस में यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए ड्रग्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम। एक हमने वर्ड यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो मेडिसिन अनदर एस्पेक्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के बारे में मैंने लास्ट में ब्रीफली डिस्कस किया था। जीन थेरेपी इज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ ह्यूमंस जनरली बाय रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन्स विद द इफेक्टिव वन। तो अब इसका आगे तो इसमें दो तरह की जीन थेरेपी होती है, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी एंड जर्म लाइन जीन थेरेपी। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्टली आया हुआ था सोमैटिक सेल जीन थेरेपी के थ्रू, उसको आप पढ़ने 19 या 20 में देखिएगा, 19 में आया था मोस्ट प्रोबेबली। तो जो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी क्या होती है कि हमारे जो बॉडी में होते हैं दो तरह की जर्म लाइन्स होती है, दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होता है जैसे जर्म लाइन, जर्म लाइन किसे बोलते हैं, जिसे हम स्टेम सेल बोलते हैं। कि जैसे कि आपको पता है कि एग एंड ओवम के बीच फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर उसके क्या बनता है, हमको एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं उन्हें जर्म लाइन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसको जर्म लाइन जीन थेरेपी बोल देंगे, जो कि स्पेशली यूज होता है किसके लिए, इनहेरिटेड डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए। बट जो अदर सेल्स में जो मॉडिफिकेशन होगा, जैसे स्किन सेल हो गई या कि कोई ऑर्गन सेल हो गई, जैसे लीवर सेल या स्टमक सेल, जो भी सेल्स होती हैं उनमें अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करें तो उसको हम सोमैटिक जीन थेरेपी या सोमैटिक सेल जीन थेरेपी बोलेंगे। तो इनकी भी डिस्ट्रिक्शन याद रखिएगा। ठीक है, सोमैटिक जीन थेरेपी हैज बीन कंडक्टेड विद सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग द एक्स लिंक एसाइडी, क्रोनिक CLL, क्रोनिक लिम्फोटिक ल्यूमोनिया, ल्यूकेमिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, एंड पार्किंसंस डिसीज। तो इन डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए हमने सोमैटिक सेल जीन थेरेपी का यूज किया है। जर्मलाइन जीन थेरेपी रिजल्ट इन एनी चेंज बीइंग इनहेरिटेबल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो से रिलेटेड होता है, तो जो भी ट्रेड्स इनहेरिटेबल होते हैं, जो भी डिसीजेस इनहेरिटेबल होती हैं, अगर हमको उसको स्टार्टिंग में ही हमने उसको चेंज कर दिया, उसको हमने फैक्टर आउट कर लिया डायग्नोज करके, तो हम पूरी उस थेरेपी को आगे ले जा सकते हैं। विच हैज रेज्ड कंसर्न विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो कंसर्न क्या हो रहा है कि इसमें जो बात आता है डिजाइनर बेबी। डिजाइनर बेबी क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि पेरेंट्स आजकल काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, उनको विराट जैसा क्रिकेटर भी चाहिए और अरिजीत जैसा सिंगिंग करने वाला लड़का भी चाहिए, डांसर भी चाहिए। तो इस तरह बोलते हैं कि आप अगर ऐसे जीन्स इंसर्ट करो जो पर्टिकुलर इन ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो शायद आप ऐसा बेबी क्रिएट कर सकते हो। इसको डिजाइनर बेबी की बात की, ये अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऐसा, अभी इसको प्रैक्टिकल यूज में नहीं लाया गया है, बट वो जर्म लाइन जीन थेरेपी के थ्रू ही होगा। ठीक है, ऐसे इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो होती हैं उसको भी आप जर्म लाइन जीन थेरेपी के थ्रू ही ट्रीट करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर एप्लीकेशन है रिसर्च फील्ड में। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट इन द नेचुरल साइंटिस्ट विद द क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा है ट्रांसजेनिक मतलब क्या हो गया, ट्रांस मतलब किसी और का, जेनिक मतलब जीन, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये 3 वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनालाइजिंग द जीन फंक्शन। जैसे कि आपको पता है कि आप जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जो है ह्यूमंस में नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट विल बी अनइथिकल और आप अलाउड भी नहीं है। तो आप कर सकते हो जैसे कि कोई ह्यूमन जीन है जिसको आपको एनालिसिस करनी कि इसका फंक्शन कैसे होता है, तो आप उसको किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करो, जैसे माइस में ट्रांसफर कर दिया, बंदर में ट्रांसफर कर दिया, फिर उसके एक्सप्रेशन को आप एनालाइज करो, तो उसको रिसर्च फील्ड में हम यूज कर सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया could involve making them to perform tasks outside their natural cycle, such as making biofuel, cleaning up oil spill, carbon and other toxic waste, एंड डिटेक्टिंग द आर्सेनिक इन द वाटर। सो ये इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो मैंने 2-3 आपको लास्ट टॉपिक में हमने बायोटेक्नोलॉजी में देखा था कि चक्रवर्ती बग की हमने बात की थी, देन ऑयल जैपर की हमने बात की थी,
ठीक है। तो ये सब जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियाज हैं जो हमको यूज इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज कर सकते हैं। सर्टेन जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन बायोमाइनिंग, जैसे हमने बोला था ना, एंड बायोरेमिडिएशन। सो बायोमाइनिंग हमने देखा था, बायोरेमिडिएशन भी हमने, बायोरेमिडिएशन मतलब कि आपको रेमेडी करना है किसी भी टॉक्सिक को हटाना है, ठीक है। बायो माइनिंग को हमने देखा था, बायो लीचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने देखा था कैसे और से आपको आपको मिनरल एक्सट्रैक्ट करना, तो उसमें आप कैसे बैक्टीरिया का यूज कर सकते हो ब्रीफली। इनके बारे में और डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट हैवी मेटल फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू कंपाउंड्स दैट आर मोर इजिली रिकवरेबल, सो ये इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, इन एग्रीकल्चर फील्ड में आपको आपने हमने लास्ट टाइम जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। जीएम क्रॉप बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, या कि मस्टर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हो गया। तो ये सारे जो एग्रीकल्चर फील्ड बेस्ट नोन एंड कॉन्ट्रोवर्शियल, हमने कॉन्ट्रोवर्सी भी देखी थी लास्ट टाइम। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द कॉजन एंड यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड लॉप स्टॉक्स टू प्रोड्यूस द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो ये जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक्स बनाए हैं, इनको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बोलेंगे। जैसे कि आपको क्या करना है कि चिकन जैसे कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, तो उसको आप मॉडिफाई करके शॉर्ट ड्यूरेशन में ग्रो करने वाला ऐसा चिकन बनाइए, बॉयलर चिकन को बोलते हैं, और उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको अंदर डेवलप कीजिए। तो ऐसे जो क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक्स बन रहे हैं उनके बीच में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्शियल भी है बट एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है, वो हमने लास्ट टॉपिक में देखा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पिछली वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। ओके, तो ये बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन हो गया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू अचीव करने का एक तरीका है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस उसमें से एक तरीका है आरडीटी, सॉरी आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? अब इसमें आपको अगर हम वर्ड को समझे, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट मतलब अगेन कंबाइन करो, री मतलब अगेन, कॉम्बिनेंट मतलब कंबाइन करो डीएनए। सो किसी डीएनए को आप ले जाके कहीं और पर उसको इंसर्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इनटू जीनोम which contain our gene of interest. This gene which is introduced is recombinant gene and technique called recombinant DNA टेक्नोलॉजी। आप समझ गए होंगे। अभी एक डायग्राम उसको अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज विद द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स in 1968 by Swiss microbiologist वार्नर एल्बर। तो ये इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और उनका एप्लीकेशन क्या होता है, ये आपको पूछ सकता है। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पेशली रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। एक एंजाइम होता है इंडोन्यूक्लियेज, जिसको हम डीएनए को कट करने के लिए यूज करते हैं। आपको हम डायग्राम में अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखिए। तो जैसे आपके पास रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कैसे होगा, तो जैसे एक दो बैक्टीरियम, आपके पास एक कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। इसका जो प्लाज्मिड है हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करके हमने इस चीज को कट कर दिया है, इस प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड क्या होगा, ये एज ए वेक्टर काम करेगा, ठीक है। मैं बायजूक से मैंने ये डायग्राम लिया हुआ है, तो क्रेडिट गोज टू देम, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको कट किया यहाँ से प्लाज्मिड को, अब हमने डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमको ये जीन का एक्सप्रेशन चाहिए। जीन क्या हो सकता है, ये जीन हो सकता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा हो, ये जीन हो सकता है जो कि ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा हो। ऐसा कोई जीन हमने बॉडी से लिया और हमने इसकी जगह इंसर्ट कर दिया, तो इसको हम निकाल के हमने बाहर कर दिया, इसकी जगह हमने ये डाल दिया। तो ये हमारा एंजाइम यहाँ पे हमारा वो आ गया, क्या कहते हैं, डिजायर्ड जीन। अब क्या होगा, इसको हम दोबारा जब हम इंसर्ट करेंगे बैक्टीरियम के थ्रू, अंदर लेंगे कैरिंग न्यू जीन्स, तो हमको क्या करेंगे, या तो हम प्लांट पे इंसर्ट कर दिया, या कि हमने उसी बैक्टीरिया को दोबारा बैक्टीरिया के अंदर ही इंसर्ट कर दिया हमने। तो बैक्टीरिया जो है इस जीन्स की, अब अगर हमने इस चीज को यहाँ पे इंसर्ट दोबारा कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया हमारी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। जो जीन का एक्सप्रेशन चाहिए, हमें इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, ग्रोथ हार्मोन चाहिए तो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ये बेसिक इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। ये मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया ओवरव्यू क्रूड फॉर्म में, जो कि यूपीएससी या पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है? तो दिस इज द सेम एप्लीकेशन, आप इसको बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बोलिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बोलिए, ये सारे एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम होंगे। सो मैं स्पेशली यहाँ पे एलॉबरेट कर देता हूँ एक बार। डीओ टेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एचआईवी इन ए पर्सन। आपको पता है कि एचआईवी के डायग्नोसिस के लिए हम लोग एक पीसीआर टेक्निक भी होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम इस टेक्निक का यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। जीन थेरेपी हमने देख लिया, हम जैसे जीन थेरेपी, तो हमने जैसे कि यहाँ पे देखा है कि जीन थेरेपी हमने क्या किया कि अगर ये डिफेक्टिव जीन है, यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ह्यूमन जीन है ये प्लाज्मिड की जगह, और यहाँ पे ये डिफेक्टिव जीन होता है, इसको जब हमने निकाला और यहाँ पे हमने इसको अच्छा जीन डाल दिया, फिर इसको हमने जब ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो हमको एक अच्छा वो डिफेक्टिव जीन की जगह जो सही जीन है वो वहाँ पे जाएगा। देन क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम लोग यूज करते हैं, आपको एलिसा टेस्ट के बारे में पता होगा, एग्जांपल वेयर द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वाइड यूज की जाती है। देन हमने एग्रीकल्चर में देखा टू प्रोड्यूस द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सच एज फ्लेवर सेवर टोमेटो गोल्डन राइस बीटी कॉटन टू प्रोटेक्ट द फ्लाम बॉल बम एंड लॉट मोर डिसीजेस। ठीक है। इन फील्ड ऑफ मेडिसिन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जैसे हमने अभी नीचे एक्सप्लेन कर दिया। जैसे आपको पता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट अभी कोविड के लिए हो रहा है, तो ये भी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, आरटीपीसीआर। ठीक है, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है यूपीएससी में आया था, क्रिस्पर सी कैस कैस 9 की बात की गई थी, CS9 की बात की गई थी, ये क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ था ऑलरेडी। तो ये नई तरीके से जीनोम एडिटिंग है। देखिए, तो जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट जीनोम एडिटिंग थोड़ा सा बेसिक में जाता है, तो एक वाइडर टर्म होता है। तो जीनोम एडिटिंग का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज जीनोम एडिटिंग? सो जीनोम एडिटिंग इज कॉल्ड एट gene editing is group of technology that gives scientists ability to change the organism's DNA, and these technologies allows the genetic material to be added, removed, altered at particular location of gene। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या जीन एडिटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ उसमें कोई जीन रिमूव कर सकते हैं, या हम उसको अल्टर कर सकते हैं, ये हमको उसमें फायदा होता है जीन एडिटिंग के थ्रू। ओके, इन ए रिसेंट वन नोन एज CRISPR-Cas9 CS9, तो इसमें क्या होता है, क्रिस्पर एक जीन होता है इसमें, और CA9 क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, विच इज शॉर्ट क्लस्टर, इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज शॉर्ट फॉर क्लस्टर्ड रेगुलेटेड इंटरस्पेस शॉर्ट पैलियोंड्रोमिक रिपीट एंड क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन। तो CAS9 का फुल फॉर्म क्या होगा, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होगा क्रिस्पर का, आप देख लीजिएगा, और ये इसका CS9 का है। तो इसका अगर डायरेक्टली पूछता है क्या है ये, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा हुआ था, तो ये दिस इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये सारे आंसर होंगे इसके आंसर में, ऑप्शंस में। सो मैं बीफ में बताता हूँ कि इट इज सिस्टम दैट हैज जनरेटेड लॉट ऑफ एक्साइटेड इन द साइंटिफिक कम्युनिटी बिकॉज इट इज फास्टर, चीपर, मोर एक्यूरेट एंड मोर इफिशिएंट देन एग्जिस्टिंग जीनोम एडिटिंग मेथड्स। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये नया जो सिस्टम जनरेट हुआ है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 4 फीचर्स हैं। CRISPR-Cas9 genome editing technique was significantly contributed to the Nobel Prize in Chemistry in 2020, being awarded to Emmanuelle चारपेंटियर, थोड़ा सा स्पेलिंग आप देखिएगा क्या है ये, एंड जेनिफर डुडोना। ठीक है, तो ये 2 साइंटिस्ट, इनको नोबेल प्राइज भी इसी वर्क के लिए मिला हुआ था, जो आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देन अनदर टॉपिक होता है क्लोनिंग। व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल विद आइडेंटिकल और वर्चुअली आइडेंटिकल डीएनए इधर नेचुरली और आर्टिफिशियली। जैसे आपको डॉली पता है, डॉली सीप जो थी ना, वाज द फर्स्ट मेंबर टू हैव सक्सेसफुली क्लोन फ्रॉम एडल्ट सोमैटिक सेल्स। अब एक क्वेश्चन एक भी आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी में, सोमैटिक सेल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्निक के बारे में क्या होता है। इसको पॉपुलरली बोलते हैं SCNT, इज आल्सो बी यूज्ड फॉर क्रिएट एम्ब्रियो फॉर रिसर्च एंड थेरेपेटिक पर्पस फ्रॉम ए बॉडी सेल, सोमैटिक सेल एंड एग सेल और जर्मलाइन सेल। तो एक डिटेल में हम इसके नहीं जाएंगे, तो इसमें बॉडी सेल और जर्मलाइन सेल्स को इंटीग्रेट करके हम सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर करते हैं और डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, आप लोग इसको सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसके एप्लीकेशन क्या होंगे। ठीक है,
तो जीन क्लोनिंग प्लेज इन, तो इससे रिलेटेड टू समवेयर जीन क्लोनिंग, ठीक है। जीन क्लोनिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल फील्ड. It is used to produce the hormones, vitamins and antibiotics. Gene cloning find its application in the field of agriculture field also. इसका एग्जांपल दीजिए आप लोग. It is used in gene therapy where faulty gene is replaced by inserting a healthy gene, and medical alignments such as leukemia, sickle cell anemia can be treated with this प्रिंसिपल. तो ये इसके एप्लीकेशन हो जाएंगे जीन क्लोनिंग के. सो अब जो कंसर्न है, अब हमने देखा है कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग देखा, हमने डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देख लिया, और हमने जीन क्लोनिंग देख लिया, जीनोमिक क्लोनिंग देख लिया. तो अब इसके कंसर्न्स क्या हो रहे हैं, तो ये कंसर्न जो ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, इसमें तीन एस्पेक्ट में 3 ईज हैं इनके कंसर्न में, आपको याद रखने हैं किसी भी इस तरह के टॉपिक में आते हैं. पहला एक इथिकल कंसर्न होगा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. देन इकोलॉजिकल कंसर्न होगा, जैसे जीएम क्रॉप्स हैं, जीएम और लाइफ स्टॉक्स हैं, उनका इकोलॉजी में क्या इफेक्ट होगा, फिर अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स में क्या इफेक्ट होगा. देन इकोनॉमिक कंसर्न की बात की, जैसे मैंने की बात किया कि जो सीड सोवरेनिटी होती है फार्मर्स की, उसकी बात की हमने. और जो इनकी जो कॉस्ट होती है, जैसे कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है, और मेडिकल फील्ड में स्पेशली, तो ये पुअर के लिए इनको फाइनेंस कैसे करें, क्या ये सिर्फ रिच के लिए है, पुअर्स के लिए इनका कोई यूज नहीं है. तो ये सारे कंसर्न है. दूसरा जो और कंसर्न आप लिख सकते हो कि रेगुलेशन का कंसर्न है कि इनको रेगुलेट कैसे करना है, ठीक है. लॉ की बात की जाए कि आप लॉज कैसे इनको इम्प्लीमेंट करने हैं, कौन से लॉज चाहिए, क्या हमारे पास लॉज हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज का कंसर्न है, ठीक है. एक प्रोटोकॉल है, मैं आपको बताता हूँ, कार्टाजीना प्रोटोकॉल है, ठीक है. आप लोग मुझे इसको सर्च करके बताइए कि प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ठीक है. मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये जीएमओ से ही रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है जो आपको बताना है, कार्टाजीना. ओके. और नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, ठीक है. तो व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? तो जैसे आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 3 वर्ड्स हैं, तो मतलब ह्यूमन का जो जीनोम है उसकी कुछ स्टडी की गई है, जिसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पहले अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज जीनोम, तो आप कोई बता सकता है व्हाट इज जीनोम? आप कमेंट सेक्शन में बता के एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज जीनोम. ओके. तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. ये हमारा टॉपिक नंबर 48 होगा. हमारा जो टारगेट है एटलीस्ट 300 टॉपिक प्लस कवर करने हैं हमको, प्री और मेंस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होते हैं. और आपको पता है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हम इनमें वही टॉपिक्स डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन देते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का. एक्सक्यूज मी. So Human Genome Project was international. It was an international first thing. Scientific research project which with the goal to determining the base pairs that make up human DNA and of identifying mapping of all the genes of human genome फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड फंक्शनल स्टैंड पॉइंट. अभी हम इसको, आपको शायद कंफ्यूजिंग डिफिनेशन लग रही होगी, मैं आपको थोड़ी देर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर्मली लॉन्च इन 1998, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीक्वेंसिंग वाज परफॉर्म इन 20 यूनिवर्सिटीज. इसमें 20 यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व थी. रिसर्च सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड चाइना. तो इन कंट्रीज में इन्होंने परफॉर्म किया था. तो ये किसी एक इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम नहीं है, और ना ही किसी एक कंट्री का प्रोग्राम है, याद रखिएगा. ये बहुत सारे कंट्रीज और इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर फंक्शन किया था, ठीक है. तो व्हाट इज ह्यूमन जीनोम, पहले देखते हैं. अगर ह्यूमन जीनोम बात करें तो व्हाट इज जीनोम? तो ह्यूमन जीनोम इज ए कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस फॉर ह्यूमन इनकोडेड एज डीएनए within 23 chromosome pair consist of more than 3 billion base pair. चलिए मैं आपको इसको बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि आखिर ये है क्या, ठीक है. जीनोम क्या होता है? देखिए, जैसे आपको पता है कि आपके जैसे कि ह्यूमन सेल होती है, इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं. 23 मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. हर एक क्रोमोसोम में जो होता है, मैं अच्छे से बताता हूँ आपको. जैसे आपका क्रोमोसोम हो गया, ठीक है. इन क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि डीएनए होते हैं, ठीक है. आप जो डीएनए जिनको हम बोलते हैं, और डीएनए क्या होता है, ATGC, इन ये बेस पेयर्स होते हैं जिनके साथ पेयरिंग होती है, आपको पता होगा, ठीक है. तो इन बेस पेयर, कितने बेस पेयर होते हैं? अराउंड 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं. और यही जो होते हैं बेस पेयर्स बनाते हैं, ये बेस पेयर बनाते हैं जीन्स, जो कि फिनोटाइप या
ट्रेड्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमको ये प्रोडक्ट का ये था कि हम जितने भी ये बेस पेयर्स हैं, जेनेटिक बेस पेयर, इनको मैप करना है, प्लस ये बेस पेयर कौन से जीन्स बनाते हैं उनको मैप करना है कि और कितने जीन है, उनका फंक्शन क्या है उसको मैप करना है। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट था। ओके तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन एक बहुत वाइडर एप्लीकेशन है। तो जैसे हमने देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, अगर हम ह्यूमन के जीनोम को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है डीएनए इज ए ब्लूप्रिंट, आपको पता है ह्यूमन ब्लूप्रिंट है कि आपका बोलते हैं ना कोई बात तो ये तो इसके डीएनए में है। तो ये मतलब डीएनए मतलब क्या हो गया कि जो आपका आउटर वर्ड एक्सप्रेशन है वो डीएनए डिटरमाइन करता है। वैसे बहुत सारे अगर चीजें होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, यूजफुल या हार्मफुल, अगर उनके जीनोम को भी हम अगर अंडरस्टैंड करें तो इसको ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इस डिसिप्लिन को जीनोमिक्स। ठीक है, तो एक वाइडर डिसिप्लिन में उसकी भी एक बार बात कर लेता हूँ, फिर हम इस पे आते हैं। सो व्हाट इज जीनोमिक्स? जीनोमिक स्टडी ऑफ पर्सन्स, या पर्सन्स की हम बात कर, पर्सन्स से छोड़ के हम कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ब्रॉडर टर्म में जीनोमिक स्टडी ऑफ पर्सन्स जीन एंड इट्स इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड एनवायरनमेंट, ये इसकी सिंपल डिफिनीशन है। सो जीनोमिक स्टडी ऑफ organisms gene and its interaction with each other and environment, it is part of genomics. It involves a combination of recombinant DNA sequencing methods, bioinformatics to sequence, assemble and analyze the structure and function of a जीनोम। तो जीनोम की अगर डिफिनीशन में बात करूं व्हाट इज जीनोम, सो इसको अगर हम सिंपल करूं तो इंटायर जीन पूल को जो हम बोलते हैं, इंटायर जीन पूल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीन पूल। ठीक है, या जीनोम्स बोलते हैं उसको। तो इसकी एप्लीकेशन जीनोमिक, जीनोम रिसर्च या जीनोमिक्स, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हम अभी बात कर रहे हैं कि जीनोम हम किसी के, हमारे पास हम किसी के भी स्टेज से हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वैसे ह्यूमन के अलावा हम किसी भी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी का भी स्टडी कर सकते हैं। तो मैं ब्रॉडर टर्म में जीनोमिक्स या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ कि उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो मॉलिकुलर मेडिसिन में, एनर्जी सोर्स एंड एनवायरमेंटल एप्लीकेशन में, रिस्क असेसमेंट में, बायो आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड इवोल्यूशन एंड ह्यूमन माइग्रेशन में, डीएनए फोरेंसिक स्पेशली आइडेंटिफिकेशन में, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एंड बायो प्रोसेसिंग में। तो ये इसके जीनोमिक्स के वाइडर एप्लीकेशंस हैं। और अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें, अब देखते हैं हम गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फिर से हम वापस जीनोम प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्लस अदर जो एप्लीकेशंस होंगे, अदर जो हम जीनोम स्टडी करेंगे, वो एप्लीकेशन ब्रॉडर एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर हम वापस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आते हैं तो गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट गोल है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेटा एनालिसिस, सिक्वेंसिंग ऑफ इंटायर जीनोम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लीट ह्यूमन जीनोम, creating genome sequence database to store the data, and taking care of legal, ethical and social issues that project may pose। ये इसका जब हम लॉन्च किया था उस समय इनका गोल था। अब प्रोसेस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, बट इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ब्रीफ में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कंप्लीट जीन सेट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ए सेल। ठीक है, पहला स्टेप। देन इट वाज स्प्लिट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, वेरी गुड। देन दिस डीएनए स्ट्रक्चर वाज देन एम्प्लीफाइड बाय द PCR technique with the help of vector which mostly was BAC, bacterial artificial chromosome, or YSA, yeast artificial chromosome। Smaller fragments were then sequenced using DNA sequencer। देखिए थोड़ा टेक्निकल है, इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको बेसिकली अगर समझ में आ रहा हो तो आप समझ लीजिए। स्पेशली ये RDA जो RDT हमने पढ़ा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ही स्टेप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन सीक्वेंस वेयर then arranged and all the information of this genome sequence was then stored in a computer based program। तो ये इसके प्रोसेस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। तो इससे हमें हमें फीचर्स क्या है इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, फीचर्स मतलब इससे हमें क्या क्या जानकारी मिली। सो इसमें हमें पहली जानकारी मिली कि आवर इंटायर जीनोम वाज मेड ऑफ 3000 मिलियन या 3 बिलियन बेस पेयर्स। पहली जानकारी हमें ये मिली कि 3 बिलियन बेस पेयर हैं। देन टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 30,000, तो 25 to 30,000 जीन्स हैं हमारे बॉडी में। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज ह्यूमन डिस्ट्रोफिन,
डिस्ट्रोफिन जीन होता है, वो सबसे लार्जेस्ट मसल से रिलेटेड होता है, ये लार्जेस्ट जीन है। ऑन एवरेज जीन इज मेड अप ऑफ 33,000 न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स में आता है, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो आप ऐसे बोलिए कि 3000 न्यूक्लियोटाइड से एक जीन बनता है, ठीक है। देन फंक्शन ऑफ मोर देन 50% ऑफ जीन एट टू बी डिस्कवर्ड। तो देखिए इतने सारे जीन्स है, उसके साथ डिस्कवरी अभी नहीं हो पाई है। 50% से भी ज़्यादा ऐसे जिनके फंक्शन हमको अभी पता नहीं है। प्रोटीन्स आर कोडेड विद बाय द लेस देन 2% ऑफ जीनोम, ठीक है। आपको अगर मैं अब ये टॉपिक कहाँ से आ गया कि आपको अगर पढ़ना है तो डिटेल में पढ़िएगा। व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या है? सेंट्रल डोगमा बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये बोलता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, और ये आरएनए जो होता है ये प्रोटीन क्रिएट करता है। और ये जो प्रोटीन बॉडी के अंदर बना, ये प्रोटीन है जो हम लोग मसल प्रोटीन लेते हैं बाहर से, ये इनसाइड बॉडी जनरेट हुआ है। ये जो प्रोटीन है बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है, और एंजाइम्स प्रोटीन बनाता है, और ये एंजाइम्स बना दिया, हार्मोन बना दिया, ठीक है। ये बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो दिस इज बेसिकली सेंट्रल डोगमा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सो जो प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी में, लेस देन 2% ऑफ जीनोम का यूज होता है। मोस्ट ऑफ द जीनोम इज मेड अप ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस विच हैव नो कोडिंग पर्पज स्पेसिफिकली, but such redundant codes can help us better understand the genetic development of humanity। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट आपको पता है कि कम से कम बहुत सारा 50-60,000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है। हम जैसे चिंपांजी से जैसे हमारा एवोल्यूशन बनाते हैं, या कि गोरिल्लाओं की जेनेटिक स्टडी करते हैं, तो उस एवोल्यूशन में बहुत सारे जो जीनोम थे, जीन्स थे, वो रिडेंडेंट हो गए, बट उस सीक्वेंस अभी भी हमारे जीनोम में मौजूद है, तो वो भी इसमें बात की गई है। क्रोमोसोम वन हमने बताया कि भी 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम वन हैज मोस्ट जीन्स, इसमें बोला गया कि 2968 जीन्स होते हैं, वाइल क्रोमोसोम वाई इज द फ्यूएस्ट 231 जीन। तो दिस इज मेल क्रोमोसोम बोलते हैं हम लोग इसको, तो इसमें सिर्फ 231 जीन होते हैं। तो अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, इसके एप्लीकेशन क्या है, तो मेडिकल एप्लीकेशन में हुआ इम्प्रूव द डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, earlier detection of genetic predisposition to disease, rational drug design, gene therapy and control system for the drug, pharmacogenomics और custom drugs। ये सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये बेसिकली आप ये देखिए, मेडिकल एप्लीकेशन में डिसीज डायग्नोसिस और डिसीज ट्रीटमेंट के लिए होगा। डिसीज डायग्नोसिस कर सकते हो क्योंकि आपको जीनोम ऑलरेडी पता है कि ये जीन इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, और अगर ये जीन कहीं फॉल्टी है तो वो एक्सप्रेशन कहीं पे फॉल्टी होगा, तो उससे वो डिसीज पैदा हो सकती है। तो ये इसका मेडिकल एप्लीकेशन हो गया। फिर हमने जीन थेरेपी देखी, कैसे जीन को निकाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। ऐसा नहीं कि हर डिसीज को आपको बार बार स्टडी करने के लिए बार बार स्टडी करनी पड़ेगी एवरी इंडिविजुअल को, क्योंकि ह्यूमन जीन तो ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट 0.1% जो हमारा जीनोम है दैट इज डिफरेंट, रेस्ट 99.99% हमारा जीनोम सेम है। देन दूसरा एप्लीकेशन है रिस्क असेसमेंट में, असेस द हेल्थ डैमेज एंड रिस्क कॉज बाय द रेडिएशन एक्सपोजर इंक्लूडिंग लो डोज एक्सपोजर, असेस द हेल्थ डैमेज एंड रिस्क कॉज बाय एक्सपोजर द मेटलर्जिक केमिकल एंड कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। तो जो कैंसर सब्सटेंस कैसे एक्ट करेंगे, आपको पता है कैंसर में आपको पता है जेनेटिक अल्टरेशन है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए या लंग कैंसर की बात की जाए, तो उससे भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। रिड्यूस लाइक्लीहुड ऑफ हेरिटेबल म्यूटेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि म्यूटेशंस होते हैं ना हेरिटेबल, जो अलग अलग जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, जो न्यू म्यूटेशंस आते हैं, उसको भी हम असेस कर सकते हैं। देन बायो आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड इवोल्यूशन एंड ह्यूमन माइग्रेशन में यूज किया जाता है। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन थ्रू जर्मलाइन म्यूटेशन इन लिनियज, स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप बेस्ड ऑन द फीमेल जेनेटिक इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ म्यूटेशन ऑन वाई क्रोमोसोम टू ट्रेस द लिनियज एंड माइग्रेशन ऑफ मेल। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारी जो थ्योरी है, जैसे कि ये दो थ्योरी, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, जैसे कहा गया कि जो ह्यूमन है वो जो ह्यूमैनिटी है वो अफ्रीका में ओरिजिनेट हुई और यहाँ से स्पैन हुई हर जगह। तो हम स्टडी करके जो जेनेटिक स्टडी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या थ्योरी है, सही है कि नहीं है। दूसरी जो थ्योरी हमारे इंडिया में जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि जैसे बताया गया है कि जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, वो यहाँ पे जो रेशियल
रेशियली जो अलग रेस थी और यहाँ पे आके उन्होंने कब्जा किया, ऐसी बात होती है। तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं कि जो सेंट्रल एशियल पॉपुलेशन है उसको हम इंडियन पॉपुलेशन से कंपेयर करें और उनके जीनोम्स को मैच करें, तो हमको पता चल जाएगा कितने जीनोमिक मैचिंग हो रही है। इवोल्यूशन में देख सकते हैं जैसे ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन को अगर आप चिंपांजी के डीएनए या गोरिल्ला के डीएनए इनसे आप मैच करो, कितनी मैचिंग हो रही है, कौन कौन सीक्वेंस मैच हो रहे हैं, तो ये हम इसका एप्लीकेशन है। देन डीएनए फोरेंसिक में इसका यूज होता है आइडेंटिफिकेशन में, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड पोटेंशियल सस्पेक्ट हुज डीएनए में मैच द एविडेंस लेफ्ट बाय द क्राइम सीन। इसको हमने डिटेल में देखा था जब हमने डीएनए प्रोफाइलिंग बिल पढ़ा था, कैसे डीएनए प्रोफाइलिंग जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक्सोनरेट पर्सन रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, ये भी एक काउंटर हो सकता है इसका। आइडेंटिफाई क्राइम एंड कैटास्ट्रॉफ विक्टिम, विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो जिनको अदर तरीके से इनकी स्टेब्लिश नहीं हो पा रही आइडेंटिटी। स्टेब्लिश द पैटर्निटी डिस्प्यूट एंड फैमिली रिलेशन, तो ये इसका एग्जाम्पल एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये जो बेसिकली मैंने 4 जो आपके एग्जाम्पल दिए हैं, ये 4 जो एप्लीकेशन है स्पेशली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के HGP के एग्जांपल हैं। तो और एप्लीकेशन अगर मैं बोलूँ वाइडर जीनोमिक्स के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, कि ऐसे अगर आपने जैसे ह्यूमन का जीनोम मैप किया है वैसे आप अदर ऑर्गेनिज्म का मैप करें, जैसे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म का मैप करो, तो क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो इसको हम ब्रॉडर टर्म में देखते हैं। तो यूज ऑफ माइक्रोबियल जीनोमिक रिसर्च टू क्रिएट द न्यू एनर्जी सोर्स, जैसे बायोफ्यूल। यूज ऑफ माइक्रोबियल जीनोमिक रिसर्च टू डेवलप environmental monitoring technique to detect the pollutants। ठीक है, यूज ऑफ माइक्रोबियल जीनोमिक रिसर्च फॉर सेफ इफिशिएंट एनवायरमेंटल रिमेडिएशन, इसको हम बोलेंगे बायो रिमीडिएशन टेक्निक्स के लिए। ठीक है, देन यूज ऑफ माइक्रोबियल जीनोमिक रिसर्च टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलो या बायो लीचिंग बोलो। ठीक है, तो हम इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। देन एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एंड बायो प्रोसेसिंग में भी आप यूज कर सकते हो, जैसे डिसीज है, इंसेक्ट्स है, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप बना सकते हो, डिजीज इंजेक्ट एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप बना सकते हो। हेल्दियर मोर प्रोडक्टिव एंड डिसीज रेजिस्टेंट फार्म एनिमल बना सकते हो। मोर न्यूट्रिशियस प्रोड्यूस बना सकते हो, जैसे कि गोल्डन राइस की बात की जाती है। ठीक है, और भी ऐसे बताइए जो मोर न्यूट्रिशियस फूड होते हैं। देन बायो पेस्टिसाइड बना सकते हो। देन एडिबल वैक्सीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड प्रोडक्शन, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें आप काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अदर जीनोमिक्स की इंपॉर्टेंट है। तो जो इसकी क्रिटिसिज्म है अगेन वही है, 3 Ds में होता है, इथिकल हो गया, लीगल हो गया, सोशल हो गया, नॉन रिप्रेजेंटेटिव की। ऐसा बोला जाता है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसमें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को नहीं इंक्लूड किया गया। तो जैसे तो इसके 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 उस इसके रिएक्शन में इंडिया ने अपना खुद का इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसको हम अभी थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है जो आपको याद रखने होंगे। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, आपको जैसे पता है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जब द एम्बिशियस जीन मैपिंग प्रोजेक्ट कॉल जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP। जैसे अभी क्रिटिसिज्म थी कि ये जो प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, वो इंडियन पॉपुलेशन को जितनी डाइवर्सिटी उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपना खुद का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जिसकी हम सिक्वेंसिंग करेंगे ह्यूमन जीन्स की, और हम फिर देखेंगे कि क्या क्या है उसका एप्लीकेशन वही होंगे जो हमने अभी पढ़े हुए हैं। ठीक है, द प्रोजेक्ट हैज described by the researcher as first scratching द सरफेस ऑफ वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इसके कुछ पॉइंट्स है। जीनोम प्रोजेक्ट इंडिया प्रोजेक्ट कोलैबोरेट 20 इंस्टीट्यूशन, वहाँ भी 20 इंस्टीट्यूशन है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, बट यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सम IITs विल इनेबल न्यू इफिशियंस मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंस में इसका एप्लीकेशन होगा। एम इज टू अल्टीमेटली बिल्ड ए ग्रिड ऑफ इंडियन रेफरेंस जीनोम, तो हमारा जो एम है उसको रेफरेंस जीनोम बनाने का है, टू फुली अंडरस्टैंड द टाइप नेचर ऑफ डिसीज ट्रेस दैट कंप्राइज इन द डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन। The major project hope to form a grid after collecting 10,000 sample in first phase from across the India to arrive at a representative Indian genome। तो हमारा जो बेसिक एम है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव इंडियन जीनोम हो जिसको हम स्टडी करें। तो इसकी क्रिटिसिज्म भी यही होंगी, जैसे क्रिटिसिज्म हमने पढ़ी है, तो इसकी क्रिटिसिज्म क्या होंगी, यही इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस है। तो आज हमने 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए जल्दी से। तो जो पहला टॉपिक हमने कवर किया है वो क्या है, एक सेकेंड, तो हमने सबसे पहले देख लिया जेनेटिक इंजीनियरिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको हमने देख लिया, फिर हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और जीनोमिक्स और
जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, 3 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो ये टॉपिक्स आपको खुद से भी पढ़ने हैं और डिटेल में पढ़ने हैं। हम यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, बेसिक ओवरव्यू एग्जाम पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से सर्च करके इनको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगेन माय नेम इज डॉक्टर संजय, फैकल्टी एट डॉक्टर अमित आयस अकेडमी। और धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।